नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया के रिस्पॉन्स के बारे में। दूसरे नंबर पर हम लेबर रिफॉर्म्स से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। एक कल के आर्टिकल में हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने बाकी हैं। क्या राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उसको हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया के रिस्पॉन्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है शिव शंकर मेनन के द्वारा। देखो, एक फेमस थ्योरी है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ओर्गेन्स्की ने ये थ्योरी दी थी 1950s में। इस थ्योरी के अनुसार जब कोई ग्रेट पावर हेजमन को चैलेंज करता है तो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। नहीं समझ में आई लाइन? बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूँ। हेजमन कौन होता है? अभी देखो, वर्ल्ड में यूएसए की हेजमनी है। हेजमनी मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट्स के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल, दूसरे प्रकार का कंट्रोल यूएन में या फिर दूसरे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस में। बट देखो, हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में यूएसए की जो पावर है वो डिक्लाइन हुई है और चाइना एक बड़ी पावर के रूप में इमर्ज होके आया है। अब इक्वेशन ये हो गई है कि चाइना यूएसए को रिप्लेस करके खुद पूरे वर्ल्ड में अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है, जब देखो कोई देश ऑलरेडी एक हेजमन पावर है और उससे नीचे कोई दूसरा देश ऊपर वाले देश को हटा के अपनी हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वार होता ही है। ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी आती ही है। तो यूएसए को रिप्लेस करके चाइना अपनी हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करना चाहता है। पावर ट्रांजिशन थ्योरी के अनुसार कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वार होगा ही होगा। ओर्गेन्स्की काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले पुर्तगाल ने अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश की थी वर्ल्ड में, लेकिन पुर्तगाल को रिप्लेस करके डचीज ने यानी नीदरलैंड वाले लोगों ने अपनी हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश कर दी। तो जब ऐसा हुआ, उससे पहले कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ दोनों देशों के बीच। उस समय देश तो ठीक से थे नहीं, लेकिन दोनों के बीच में एक वार हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ, नीदरलैंड की हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हो गई। तो ब्रिटेन वालों ने चैलेंज किया। ब्रिटेन ने कहा, नहीं, हम हमारी हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करेंगे, अपना कंट्रोल वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करेंगे। तो नीदरलैंड के बीच और ब्रिटेन के बीच युद्ध देखने को मिला। कन्फ्लिक्ट हुआ, ब्रिटेन वो युद्ध जीत गया, ब्रिटेन ने अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सालों तक ब्रिटेन की हेजमनी रही। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते, सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है बहुत तबाही मची थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो यूएसए की हेजमनी इस्टेब्लिश हो गई, उससे पहले ही हो गई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार ने यह प्रूव कर दिया कि ब्रिटेन अब पूरी तरह से डिक्लाइन कर चुका है। ब्रिटेन के पास वैसी पावर नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। ब्रिटेन की हेजमनी अब समाप्त हो गई है। तो उसके बाद से यूएसए की हेजमनी है पूरे वर्ल्ड में। हालांकि कोल्ड वार के दौरान यूएसए को चैलेंज करने की कोशिश लगातार की जाती रही यूएसएसआर के द्वारा, और इवेंचुअली यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1990 में। और अब वही कोशिश चाइना के द्वारा की जा रही है। यूएसए कमजोर हो रहा है और चाइना यूएसए को रिप्लेस करके हेजमन बनना चाहता है। युद्ध होगा दोनों देशों के बीच। ये मानना है पावर ट्रांजिशन थ्योरी का। पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये भी कहती है किसी भी हेजमन पावर की हेजमनी रहती है 90 सालों के लिए। हालांकि बिल्कुल ऐसा टाइट फैक्ट्स नहीं देते हैं राइटर इस संदर्भ में, लेकिन वो बताते हैं अंदाजे के तौर पर कि किसी भी देश की हेजमनी रहती है 90 सालों तक और उसके बाद वो देश डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। जो नीचे वाली सबसे बड़ी पावर होती है, फिलहाल के केस में चाइना, वो
हेजमन देश को रिप्लेस करके अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, और इस प्रोसेस में 20 सालों का वक्त लग जाता है। मतलब 20 सालों तक लगातार कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अल्टीमेटली जो नीचे वाली पावर है, अगर वो ऊपर वाली पावर को रिप्लेस कर देती है, फॉर एग्जांपल चाइना यूएसए को रिप्लेस कर देता है, अपनी हेजमनी पूरे वर्ल्ड में चाइना इस्टेब्लिश कर देता है, तो आगे वाले 90 सालों के लिए फिर चाइना हेजमन बन के रहेगा और वर्ल्ड में रिलेटिवली पीस आएगी और स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि ट्रांजिशन के फेस में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है, ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आती है। लेकिन वर्ल्ड में अगर एक ही सुपर पावर हो ना, एक ही हेजमन पावर हो, तो फिर तो देखो उस देश के स्टेक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्ल्ड में पीस एंड स्टेबिलिटी में। क्या मतलब है इसका? सिंपल मतलब देखो ये है, आपने देखा होगा पहले यूएसए क्या किया करता था, वर्ल्ड में कहीं पर भी लड़ाई हो यूएसए ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाया करता था। यूएसए बोला करता था भाई आप मत कीजिए। यूएसए ऐसा इसलिए करता था क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी से जुड़ी हुई थी। यूएसए को पता था वर्ल्ड में किसी भी हिस्से में अगर इंस्टेबिलिटी आती है, वार पैदा होता है, उसका इंपैक्ट यूएसए पर पड़ेगा ही, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी इतनी बड़ी थी कि वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमी से पूरी तरह से इंटरलिंक थी यूएसए की इकोनॉमी। इसलिए यूएसए के स्टेक्स इन्वॉल्व थे कि बाकी देश में पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे, इसमें हमारा फायदा है। इसलिए यूएसए ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाता था। और चाइना एक बार हेजमन पावर बन जाता है तो चाइना के द्वारा यह भूमिका निभाई जाएगी। वैसे इस थ्योरी को भी कहते हैं हेजमनी स्टेबिलिटी थ्योरी। मतलब एक हेजमन अगर पूरे वर्ल्ड में होता है और उसको किसी के द्वारा चैलेंज नहीं किया जाता है तो वर्ल्ड में रिलेटिवली स्टेबिलिटी रहती है, पीस रहती है। इस थ्योरी को कहा जाता है हेजमन स्टेबिलिटी थ्योरी। ये सब वैसे पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये सब थ्योरीज हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखो चाइना जो है वो फिलहाल के लिए अनस्टॉपेबल है। जहां एक तरफ ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इस कोविड-19 की महामारी से जूझ रही है, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को फिर से पटरी पर ला दिया है। चाइना पहले से अपेक्षाकृत और ज़्यादा पावरफुल होगा। और चाइना के साथ देखो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, चाइना पाकिस्तान का भी साथ देता है। तो इंडिया को चाइना से कैसे निपटना चाहिए? बहुत सारे देश, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं हमें यूएसए के साथ सीधा सीधा अलायंस इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, जैसे जापान का है, साउथ कोरिया का है। यूएसए के साथ पार्टनरशिप में हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। देखो आज़ादी के बाद से ही चाहे कोई भी सरकार आई हो, सभी सरकारों ने एक नीति को तो अपनाया है। इंडिया सीधा सीधा किसी का पार्टनर नहीं बनेगा। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करेगा। मतलब इंडिया वो फैसले लेगा जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में होंगे। अगर इंडिया किसी का पार्टनर बन जाता है, ग्रुप में शामिल हो जाता है किसी के, तो फिर इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डाइल्यूट होती है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजन नहीं ले पाता। फॉर एग्जांपल यूएसए के ग्रुप में इंडिया शामिल हो जाए, यूएसए कल को इंडिया को बोले कि भैया हमें चाइना के साथ वार लड़ना है या फिर चाइना से प्रोक्सी वार लड़ना है, आप अपनी सेना भेजिए। और इंडिया को लगता है कि हमें अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन इंडिया को फिर यूएसए की बात मानना पड़ेगी, तो फिर हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रहेगी। तो हमेशा से इंडिया में कोई भी सरकार आई हो, फॉरेन पॉलिसी में हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरता है। इवन देखो 2017 में डोकलाम कन्फ्लिक्ट जब हुआ था, तब भी हमें ये बात रियलाइज हो गई कि आवश्यकता पड़ने पर कोई भी देश साथ नहीं देता है जल्दी से। डोकलाम जब डिस्प्यूट हुआ था 2017 में, तो सीधा सीधा यूएसए ने हमारा साथ नहीं दिया था। जापान एक ऐसा देश था जिसने पूरी तरह से इंडिया के पक्ष में स्टेटमेंट दी थी डोकलाम क्राइसिस के ऊपर। अदरवाइज सभी देशों ने सीधा सीधा इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था। तो बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि चाइना को आखिरकार कैसे हैंडल किया जाए। देखो 1988 में 1962 से लेके 1988 के बीच इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे वो आपको भी पता है। 1962 के वार के कारण कड़वाहट काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, और वो कड़वाहट दूर हुई थोड़ी बहुत, आप कह सकते हो कि जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाइना की यात्रा पर गए थे, तो उस समय
एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ था कि कैसे इंडिया और चाइना आपस में कोऑपरेट करेंगे, रिलेशंस कैसे आगे बढ़ेंगे। आज देखो वो फ्रेमवर्क नहीं चल सकता, इस फ्रेमवर्क में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो एक नया फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। हमें देखो एक डायलॉग की सहायता से काफ़ी चीज़ों पर सहमति बनानी होगी। जैसे इंडिया और चाइना को डिसाइड करना होगा कि चाइना के क्या कोर इंटरेस्ट हैं, इंडिया के क्या कोर इंटरेस्ट हैं, कौन सी रेड लाइन्स हैं जो चाइना क्रॉस ना करे और कौन सी ऐसी रेड लाइन्स हैं चाइना की तरफ से जो इंडिया क्रॉस ना करें। डिफरेंसेस क्या क्या है, किन इश्यूज़ को लेके हैं दोनों देशों के बीच, और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको लेके कोऑपरेशन हो सकता है, मतलब कौन से विचारों पर सहमति बनती है। ये सब चीज़ें शामिल हो डिस्कशन में, मतलब एक हाई लेवल पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो और उस डायलॉग में ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएं इंडिया और चाइना के बीच। देखो एक अच्छी बात ये है कि यूएसए और चाइना आने वाले दिनों में इनके बीच और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, जैसे हमने आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस किया। तो ये देश एक दूसरे पर ही फोकस करेंगे, इनका फोकस बाकी इश्यूज से एक समय के लिए हट जाएगा। और ये देखने को भी मिल रहा है, जैसे चाइना फिलहाल के लिए इंडिया से कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, इसीलिए इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। बाद में चाइना के राष्ट्रपति इनफॉर्मल समिट के लिए इंडिया में भी आए थे महाबलीपुरम में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर फोकस करेंगे, इसलिए चाहेंगे कि अभी छोटे मोटे जो दूसरे इश्यूज हैं उनको एक बार बैक बर्नर में रखा जाए, उनको बाद में देखेंगे। तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया फिलहाल अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाए। अभी देखो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं, जैसे एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एसेंशियल गुड्स, कोल, कमोडिटीज़, एक्सेस टू मार्केट्स, कैपिटल, इवन साइबर स्पेस और हाई सीज में सी लेन्स के कम्युनिकेशन। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के लिए इनसिक्योरिटी वाली हैं। इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंड करता है उनके लिए। तो इसलिए इंडिया को अपने आप को विभिन्न सेक्टर्स में पावरफुल बनाना होगा। जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे देश के साथ डील करता है तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, नेगोशिएशन वाली जो पावर है वो बढ़ जाती है। कमज़ोर देश के साथ जब कोई दूसरा देश डील करता है तो आसानी से कमज़ोर देश को दबा देता है, क्योंकि पावरफुल देश के पास लिवरेज बहुत ज़्यादा हासिल होती है अलग अलग डोमेन्स में, सिक्योरिटी डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में। तो इसलिए इंडिया अपने आप को जितना ज़्यादा पावरफुल बनाएगा उतना ही ज़्यादा से होगा इंडिया का चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लेबर लॉज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। इसके वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मुख्य रीजंस में से एक रीज़न ये भी है, लेबर लॉज हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। 1990-91 के बाद हमारे देश की इकोनॉमी में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आ पाए हैं। लेबर लॉज कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। जैसे आपकी फैक्ट्री में अगर 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 300 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं और आपका बिजनेस काम नहीं कर पा रहा है, आपको लगता है फैक्ट्री बंद करनी है, तो आप सीधा सीधा फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते। आपको जाना होगा लेबर डिपार्टमेंट के पास, बताना होगा उनको कि हम फैक्ट्री बंद करना चाहते हैं, इसलिए आपकी परमिशन चाहिए। और जब तक ये परमिशन नहीं मिल जाती, बेशक आपकी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है, आपको वर्कर्स को सैलरी देनी होगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है किस प्रकार से हमारे देश में लेबर लॉज स्ट्रिक्ट हैं। तो देखो विभिन्न सरकारों ने प्रयास किया 1990-91 के बाद कि लेबर लॉज में रिफॉर्म्स लाए जाएं, बट विरोध काफ़ी ज़्यादा होता है। अपोजिशन की पार्टीज़ विरोध करती हैं, ट्रेड यूनियंस विरोध करती हैं, तो अभी तक लेबर रिफॉर्म्स आ नहीं पाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है 44 जो लेबर लॉज हैं उनको 4 कोड्स में अच्छे से क्लासीफाई कर दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। जैसे वेजेस के लिए अलग से कोड, वर्किंग कंडीशंस के लिए अलग से कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए अलग से कोड। इनमें सिर्फ अभी एक ही कोड पार्लियामेंट से पास हुई है, बाकी जो 3 कोड्स हैं वो पार्लियामेंट की अलग अलग कमेटीज़ के पास हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अभी स्लो है लेबर रिफॉर्म्स के मुद्दे पर। तो ये हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस किया।
अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एकदम से रुक गई। विभिन्न स्टेट्स चाहते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से स्टार्ट हों। ना सिर्फ पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब पुरानी फैक्ट्रीज जो चल रही थी वो फिर से स्टार्ट हों, बल्कि नई फैक्ट्रीज भी इस्टाब्लिश हों। और याद कीजिए शुरुआत में हमने क्या डिस्कस किया था, लेबर लॉज एक रुकावट है नई फैक्ट्रीज के इस्टाब्लिश होने में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडिया में फैक्ट्री इस्टाब्लिश करना चाहता है, लेकिन देखता है अरे इतने स्ट्रिक्ट लेबर लॉज, यहाँ पे तो फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल होगा और बिजनेस नहीं चल पाया तो मैं तो पेपर वर्क में उलझ जाऊंगा, फंस के रह जाऊंगा। इसलिए इंडिया के बजाय मैं बांग्लादेश में फैक्ट्री लगाता हूँ जहाँ पे लेबर लॉज बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं श्रीलंका में फैक्ट्री लगाता हूँ जहाँ पे काम करने के लिए काफ़ी आज़ादी है। तो वो इन्वेस्टर इंडिया में क्यों आएगा, वो बांग्लादेश में चला जाएगा, श्रीलंका में चला जाएगा, थाईलैंड में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट लेबर लॉज नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है, लेबर लॉज जो रुकावट थे नई फैक्ट्रीज के इस्टाब्लिश होने में, उनको अब कुछ स्टेट्स ने सस्पेंड कर दिया है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्ट हों। पहले हम मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। मध्य प्रदेश ने फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। जैसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न ये था कि मजदूर एक दिन में 8 घंटे के लिए काम करेगा, लेकिन इसे इंक्रीज करके अब 12 घंटे कर दिया गया है और एक वीक में मैक्सिमम मजदूर 72 घंटे काम कर सकता है, ऐसा प्रोविज़न कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है, हमने फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 5 का सहारा लिया काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स को सस्पेंड करने के लिए। सेक्शन 5 को इन्वोक किया जा सकता है इमरजेंसी समय में। इसके बाद यूपी की बात करते हैं। यूपी की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस को अप्रूवल दिया है, कुछ लेबर लॉज को छोड़ के 3 साल के लिए सभी लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया जाए। कुछ लेबर लॉज जिनको छोड़ा गया है, सस्पेंड नहीं किया गया है, वो इस प्रकार से हैं, जैसे बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, वुमेन एम्प्लॉय से संबंधित कुछ लॉज हैं। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पेमेंट ऑफ वेजेस, इसके अलावा कंपनसेशन टू वर्कमैन फॉर एक्सीडेंट्स वाइल ऑन ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के दौरान अगर मजदूर को कोई चोट पहुंचती है तो कंपनसेशन मिलेगा। ये कुछ लेबर लॉज हैं जिनको छोड़ा गया है। अदरवाइज बाकी सभी लेबर लॉज को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव किया जा सके। देखो, वैसे कोई भी स्टेट अगर लेबर लॉ में बदलाव करना चाहता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, क्योंकि लेबर सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। दोनों कानून बना सकते हैं लेबर लॉज के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब देखो, यहाँ तक तो सब सही लगता है कि हाँ, रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, लेबर लॉज स्ट्रिक्ट थे और अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए लेबर रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं क्राइसिस की सिचुएशन में विभिन्न स्टेट्स के द्वारा। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है, ऑलरेडी देखो लॉकडाउन की सबसे बुरी जो मार पड़ी थी वो वर्कर्स पे पड़ी थी। ये लेबर लॉज जो हैं वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अब इन लेबर लॉज को काफ़ी सारे स्टेट्स सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब वर्कर्स और ज़्यादा वल्नरेबल होंगे और ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे। आर्टिकल में ये भी कहा जाता है, देखो ऐसे ऐसे प्रोविजंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, जैसे फैक्ट्री मालिक के लिए ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करना जरूरी है, फर्स्ट एड बॉक्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना जरूरी है, फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में क्लीनलीनेस होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग, कैंटीन्स, रेस्ट रूम्स, क्रैचेज होने चाहिए बच्चों के लिए। ये प्रोविजंस सस्पेंड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस प्रकार से ये काइंड ऑफ डिबेट है। हिंदू में तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट प्रेजेंट किया गया था कि ये लेबर लॉज नहीं सस्पेंड करने चाहिए थे क्योंकि ये वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, लेकिन हमने थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया पूरा सिनेरियो, मतलब मंशा क्या है स्टेट गवर्नमेंट्स की लेबर लॉज को सस्पेंड करने की। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से
आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसा देखो आपको पता है लॉकडाउन की वजह से विभिन्न देशों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई और इसका असर विभिन्न देशों की इस साल की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर भी देखने को मिलेगा। अलग अलग एजेंसीज के अनुसार जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस बार 4.0% रह सकती है, जबकि फिच जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसका कहना है इंडिया की ग्रोथ रेट 2020-2021 में 0.8% रह सकती है, जबकि IMF का ये मानना है कि इंडिया की ग्रोथ रेट इस बार 1.9% रह सकती है, चाइना की 1.2% और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट श्रिंक कर सकती है 3% से। तो आप देख सकते हो इस बार के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के एस्टिमेशन में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इसी से पता लगता है कि कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है फिलहाल के समय में। तो राइटर इस आर्टिकल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रह सकती है। ग्रोस वैल्यू एडिड की टर्म्स में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं राइटर। ग्रोस वैल्यू एडिड क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP प्लस में सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स। GDP का क्या मतलब होता है? जब देखो किसी देश में एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में जिसे आमतौर पर एक साल माना जाता है, एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी वैल्यू का सम ये होता है GDP। तो GDP प्लस प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स, अगर हम ये करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ग्रोस वैल्यू एडिड। ग्रोस वैल्यू एडिड वैसे तो देखो 8 ब्रॉड सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ये 8 ब्रॉड सेक्टर्स के नाम हैं जिनमें ग्रोस वैल्यू एडिड डिवाइडेड है, लेकिन राइटर्स अपनी कैलकुलेशन के लिए इन आउटपुट सेक्टर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, और हर एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस साल पर्टिकुलर ग्रुप किस प्रकार से परफॉर्म कर सकता है। मैं फिर से बोलूं, वैसे तो देखो ग्रोस वैल्यू एडिड ब्रॉडली 8 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, लेकिन राइटर्स अपनी कैलकुलेशन के लिए 4 ग्रुप्स बनाते हैं और इन 8 सेक्टर्स को उन 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहले बात करते हैं ग्रुप A की। ग्रुप A में 2 सेक्टर्स आ जाते हैं। एक तो देखो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स मतलब फिशरीज वगैरह, और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो ग्रुप A की जो परफॉर्मेंस है इस साल 2020-21 में पिछले साल की अपेक्षाकृत 90% रह सकती है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर तो चल ही रहा है ना, मतलब थोड़ी बहुत लेबर की शॉर्टेजेस हैं, थोड़ी बहुत सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर लॉकडाउन से बुरी तरह से प्रभावित हुआ हो। दूसरी तरफ ये ग्रुप A में दूसरा सेक्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज ये भी चल ही रही हैं। तो ग्रुप A में जो 2 सेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पिछले साल की परफॉर्मेंस के 90% रह सकती है। इसके बाद बात करें ग्रुप D की, C और B की बात बाद में करेंगे, ग्रुप A के बाद बात करते हैं ग्रुप D की। ग्रुप D में ये सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। ये सारे सेक्टर्स बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की महामारी की वजह से। होटल्स तो पूरी तरह से बंद है, मतलब रेयरली कोई होटल में रूम बुक कर रहा है। टूरिज्म पूरी तरह से ठप है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ठप है। तो पिछले साल की अपेक्षाकृत इस साल इन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस रह सकती है 30%। समझ गए? तो उसके बाद बात करते हैं ग्रुप B की। ग्रुप B में ये सेक्टर्स आते हैं माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज। इन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पिछले साल की अपेक्षाकृत 50% रह सकती है। और सबसे लास्ट में बात करें ग्रुप C की। ग्रुप C में आता है मैन्युफैक्चरिंग। ये सेक्टर भी देखो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है लॉकडाउन और कोविड-19 की महामारी की वजह से। ग्रुप C के सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पिछले साल की अपेक्षाकृत परफॉर्मेंस रह सकती है 40%। तो इस प्रकार से हमने 8 सेक्टर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया और एनालाइज किया राइटर्स के अनुसार किस ग्रुप की परफॉर्मेंस पिछले साल के अपेक्षाकृत कितनी रह सकती है, ताकि एक अंदाजा लग जाए कि इस साल ग्रोस वैल्यू एडिड ग्रोथ हमारे देश में कितनी रह सकती है। तो राइटर के अंदाजे के हिसाब से 2020-21 में हमारी ग्रोस वैल्यू एडिड ग्रोथ होगी 2.9%।
सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सही ढंग से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 17.4%। राइटर कहते हैं अनुमान के अनुसार देखो पहले क्वार्टर में 1 अप्रैल से जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ है, पहले क्वार्टर में जो ग्रोस वैल्यू एडिड ग्रोथ है वो नेगेटिव में रह सकती है, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। सरकार ने काफ़ी सारे कदम लिए हैं इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए, जैसे आरबीआई ने रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, इन सबको कम किया है, कैश रिजर्व रेशियो को कम किया है। मकसद ये है मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज की जा सके। वैसे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज सरकार से मांग कर रही हैं कि आप फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस कीजिए। फिस्कल स्टिमुलस मतलब सरकार ऐसे मेजर्स ले जिससे मार्केट में कंजम्पशन इंक्रीज हो और लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो, ताकि वो मार्केट में जाके खर्च ज़्यादा करें। डिमांड ज़्यादा हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। वैसे अभी तक देखो सरकार ने एक पैकेज अनाउंस किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। इस पैकेज में सरकार ने सिर्फ 65,000 करोड़ का एडिशनल प्रोविज़न किया है। वैसे ये पैकेज 1,70,000 करोड़ का था, लेकिन 1,05,000 करोड़ के जो प्रोविज़न थे वो ऑलरेडी बजट में थे, मतलब सरकार ने कुछ नया नहीं किया। लेकिन हम 65,000 करोड़ का प्रोविज़न सरकार की तरफ से नया किया गया। तो देखो अब फिस्कल स्टिमुलस की जो मांग की जा रही है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो सरकार जैसा पहले गरीबों के लिए पैकेज निकाला था, मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इसी प्रकार का एक और पैकेज अनाउंस करे। दूसरा ये हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की वो बढ़ जाए। कैसे ये किया जा सकता है? मान लीजिए टैक्स रेट कम कर दिया, इनकम टैक्स पहले ज़्यादा लगता था, 10% लगता था, इसे बिल्कुल 2% कर दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो टैक्स अगर कम देगी जनता तो मतलब उनके पास खर्चने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे, खर्चने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे मतलब मार्केट में जाके ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा डिमांड होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सरकार के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सरकार अपनी तरफ से खर्चा भी कर सकती है, खास करके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अगर ऐसा किया जाता है तो काफ़ी सारी जॉब्स जनरेट होंगी, और वही बात फिर से लगाइए लॉजिक, जॉब्स जनरेट होंगी तो लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, मार्केट में जाके खर्च करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। सबसे लास्ट में सरकार क्या कर सकती है? सरकार सीधा सीधा बेल आउट पैकेज दे सकती है कई इंडस्ट्रीज़ को। जैसे सिविल एविएशन जो इंडस्ट्री है वो बैंकरप्ट होने की कगार पर है, तो बेल आउट पैकेज दिया जा सकता है सरकार के द्वारा कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि फिस्कल स्टिमुलस 3 तरह का हो सकता है। सबसे पहले गरीबों के लिए या तो अलग से पैकेज अनाउंस करना, दूसरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करना, तीसरा इंडस्ट्रीज के लिए बेल आउट पैकेज देना। बट देखो बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, यही तो दिक्कत है। बजट में एस्टीमेट ये लगाया था कि इस साल फिस्कल डेफिसिट रह सकता है 3.5% ऑफ जीडीपी। अगर इस प्रकार से सरकार फिस्कल स्टिमुलस देगी तो मतलब फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ने की संभावना है, 6% तक जा सकता है फिस्कल डेफिसिट। सरकार को तैयार रहना चाहिए, कोई बात नहीं 6% जाता है तो जाए। वैसे भी 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तब भी हमारे देश का जो इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट था वो 6% तक पहुंच गया था। हालांकि देखो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो खतरे काफ़ी होते हैं, लेकिन फिलहाल सिचुएशन अभूतपूर्व है, तो सरकार अफोर्ड कर सकती है कि इतना फिस्कल डेफिसिट हो जाए, 6% ऑफ जीडीपी। स्टेट्स भी ये अलाउ कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट विभिन्न राज्यों में 3% ऑफ जीडीपी के बजाय 4% ऑफ जीडीपी हो जाए। इसके अलावा देखो जो सेंट्रल या फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी काफ़ी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके ऑपरेशंस में ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन उनको रेवेन्यू कम प्राप्त होगा, तो उनको भी उधारी लेने की आवश्यकता पड़ेगी 3.5% ऑफ जीडीपी। तो कुल मिला के देखो टोटल कितनी बोरोइंग की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब सब कुछ हमने मिला दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फिस्कल डेफिसिट रह सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का कितना रह सकता है, सेंट्रल और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कितनी उधारी लेने की आवश्यकता पड़ेगी, सब कुछ अगर हम जोड़ दें 6%, 4% और 3.5%, तो फिगर ये आती है कि 13.5% ऑफ जीडीपी की पब्लिक सेक्टर बोरोइंग की आवश्यकता होगी।
लेकिन कहाँ से लेगी इतना उधार सरकार, यही तो क्वेश्चन है ना। कहा यह जाता है कि देखो 7% की एक्सेस सेविंग है प्राइवेट सेक्टर के पास, 1.5% की सेविंग है पब्लिक सेक्टर के पास, और बाहर से कैपिटल आ सकता है 1% ऑफ जीडीपी। सबको मिला दें तो कितना होता है? सबको मिला दें तो होता है टोटल 9% ऑफ जीडीपी। फिर भी 4% ऑफ जीडीपी पैसा कहाँ से लाएगी सरकार? इसके लिए डेट को मोनेटाइज किया जा सकता है। डेट को मोनेटाइज करने का मतलब ये है कि आरबीआई को बोला जाए सरकार अपने बॉन्ड्स रिलीज करे और आरबीआई को बोले कि हमारे ये बॉन्ड्स आप परचेज कर लीजिए। इसके देखो काफ़ी सारे खतरे हो सकते हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, बट इसे वन टाइम इवेंट मानना चाहिए कि हाँ सिर्फ अभी के लिए एक ही बार ऐसा होगा कि सरकार आरबीआई को बोले आप हमारे बॉन्ड्स परचेज कर लीजिए, तो इससे डेट जो है सरकार का वो मोनेटाइज हो जाएगा, सरकार के पास पैसे आ जाएंगे। इस प्रकार से सरकार जो फिस्कल डेफिसिट होगा उसका जुगाड़ कर सकती है और इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जिन मेजर्स की आवश्यकता है उन्हें ला सकती है। बीच में देखो ये भी बताया जाता है थोड़ा बहुत पैसा सरकार को हासिल होगा, क्योंकि जो डीए है पब्लिक एम्प्लॉयज़ को डियरेंस अलाउंस दिया जाता है, उसको अभी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है कुछ समय के लिए। पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए हैं, वहाँ से भी कुछ पैसा प्राप्त होगा, सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, लेकिन ये सब सफिशिएंट नहीं है, ये बात राइटर के द्वारा बोली जाती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश की इकोनॉमिक सिचुएशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।